आज हम इतिहास का पाठ 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ने वाले हैं। 1857 के युद्ध में किस तरह से भारतीय लोगों ने पूरी ताकत के साथ युद्ध किया और उसके कारण क्या थे, फिर उसके परिणाम क्या थे, ये सब चीजें आज हम इस पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाले भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। 1857 ईस्वी के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया, उस 1857 के स्वातंत्र्य समर 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध पुस्तक में कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की अच्छा प्रेरणा। बोला कविता पढ़ो आप हमको यहाँ सीखिए। पर बताया गया है कि 1857 का युद्ध या कोई भी युद्ध हो, अचानक नहीं होता। उसकी पूर्व पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती रहती है, क्योंकि जब लोगों में असंतोष जागृत होगा, लोग नाराज होंगे सरकार से या शासन से, प्रशासन से, उसके बाद धीरे धीरे फिर एकजुट होकर के संघर्ष करते हैं। तो 1857 के युद्ध के पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ अनेक युद्ध हुए, किंतु इतने बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ। अब इस युद्ध के बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, 1857 के स्वातंत्र्य समर, मराठी में पुस्तक है। उसका हिंदी अनुवाद है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध। इस पुस्तक को पढ़ करके अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली आगे के समय में, जिससे उससे प्रेरणा लेकर के, उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर के लोग युद्ध में भाग लिए। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध, उसके पहले कौन कौन से युद्ध हुए? भारत ने जिन स्थानों पर भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहां के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभाव को झेलना पड़ा। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा था। यह बोध भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष बढ़ता ही गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य भारत पर था। पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। हम लोगों ने इसके पहले के पाठ में भी देखा। तो 1857 का युद्ध के पहले के जो युद्ध हुए, उसमें लोगों की ये बात समझ में आने लगी कि कंपनी की जो सत्ता है, वो सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए, हम पर शासन चलाने के लिए। अब ये बात भारतीयों के मन में घर कर गई कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ हमारा शोषण कर सकती है, हमारा कोई हित नहीं कर सकती। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से उनको जो उपज थी, नील की खेती करनी पड़ती थी, कपास की खेती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जो खाद्यान्न थे वो कम हो गए थे, खाने पीने की वस्तुएं कम हो गई थी। तो किसान और बाकी के जो लोग थे, वो सब धीरे धीरे कंगाल होने लगे। और व्यापारियों का भी बुरा हाल था, क्योंकि अंग्रेज हमारी वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे और उनकी जो वस्तुएं थी उस पर टैक्स कम लेते थे, जो विदेश से आती थी। उसकी वजह से उनका जो सामान था सस्ता था और हमारे भारतीय सामानों को कोई खरीदता नहीं था। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा। हम लोगों ने कल देखा था कि कई बार अकाल पड़ा या अतिवृष्टि हुई तो भी टैक्स देना पड़ता था लोगों को। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। 1763 ईस्वी से 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। इसका मतलब 1763 से लेकर के 1857 के बीच बंगाल में पहले सन्यासियों ने, फकीरों ने संघर्ष किया, किसानों ने संघर्ष किया। ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी, अर्थात भारत के कई प्रांतों में इस तरह के संघर्ष अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए। अब यहाँ पर एक दिया है, उमाजी नाइक का किया संघर्ष प्रमुख प्रखर स्वरूप का था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया।
उन्होंने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में, महाराष्ट्र में कई जगहों पर सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर इन सब भागों में उमाजी नाइक ने प्रखर स्वरूप से संघर्ष किया, बड़ी मजबूती के साथ अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया कि अब अंग्रेजों के आदेश को हमको मानना नहीं है। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई। 1832 में उमाजी नाइक को पकड़ा गया, बंदी बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा और फिर उन्हें पुणे में फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दे दी गई। भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। ये वन्य जनजातियां जो वनों में रहती है, जंगलों में रहती है, आदिवासी है, और अनेक जनजातियां अलग अलग तरीके से जंगलों में रहने वाले लोग, उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी। अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात कराया। इसका मतलब है कि ये सब लोग जो जंगल में रहते थे, तो जंगल के लिए भी अंग्रेजों ने कानून बनाया कि वहां की चीजों का, वहां के वस्तुओं का ये सब उपभोग नहीं कर सकते। उसके खिलाफ इन जनजातियों ने, इन आदिवासियों ने भी संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, अब ये सब जनजाति है। नागपुर परिसर में जो रहती है उसको कोलाम, उड़ीसा में गोंड जाति के लोग रहते हैं। बिहार में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भील, कोली, कोली समुदाय जो समुद्र के किनारे रहता है, मत्स्य व्यवसाय या मछली मार करके अपनी जीविका चलाते हैं। पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। तो कोंकण में फोर्ट सावंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से आदिवासी है? भील, कोली, पिंडरी, और फिर कोंकण में फोर्ट सावंत, इन लोगों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया। कुछ स्थानों पर जमींदार थे, रियासतदार थे, उन लोगों ने भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई करने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी। उनके वेतन तथा अन्य भत्ते अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा बताया, उसके हाथ में हमारे देश की सत्ता थी। उसने अपने जो सैनिक रखे थे, सैन्य बल, उसके जो बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज हुआ करते थे और उनके अंडर में काम करने वाले हमारे अधिकारी होते थे। अब उनका वेतन बाकी के लोगों के वेतन से कम था, अर्थात जो अंग्रेज अफसर हुआ करता था उसका वेतन अधिक था, और जो हमारे भारतीय सैनिक होते थे जो प्रत्यक्ष में लड़ते थे, उनका वेतन कम था। वेतन और भत्ता जो दैनंदिन भोजन के लिए भत्ते भत्ता स्वरूप में मिलता है, वह कम मिला करता था। वो इस तरह से अंग्रेज सैनिकों में भी भेदभाव करते थे। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन उन स्थानों में हुए, उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था। एकाकी अर्थात सभी लोग एकजुट होकर के नहीं लड़े थे, अकेले अकेले संघर्ष कर रहे थे। कहीं जमींदार थे, कहीं रियासतदार थे, तो कहीं पर हमारे आदिवासी बंधु थे, तो कहीं सैनिकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। इस तरह से लोगों ने इकट्ठा होकर के संघर्ष नहीं किया था, जो जिस स्थान पर था वहां से संघर्ष करता था। अंग्रेजों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन किया। तो अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से बलपूर्वक उनका दमन, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाया है, अंग्रेज अधिकारी जहां भी आदिवासी लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, या गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मारपीट करके, सजा दे करके, सजा दे करके, इस तरह से उनका दमन करने का कार्य दुष्चक्र अंग्रेजों ने किया, उनको दबाने का काम किया। किंतु जो असंतोष की भावना थी वह नष्ट नहीं हुई। दबा तो देते थे थोड़े समय के लिए आवाज, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। यह दावानल 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में धधक उठा। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध उनके स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ।
अब 1857 का जब स्वतंत्रता युद्ध हुआ, उस समय सभी लोग पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थे और संघर्ष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शुरू हुआ। जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट गया, जैसे ढेर सारा बारूद रखा है और वहां पर अचानक थोड़ी सी चिंगारी भी पहुंचे तो प्रलयंकारी विस्फोट होता है, उसी तरह से यह स्थिति थी। अर्थात धीरे धीरे संघर्ष तो अंग्रेजों के खिलाफ चल ही रहा था, अब वह संघर्ष जो था वो प्रखर रूप में आ गया, व्यापक रूप में आ गई ये लड़ाई। भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ और इसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप, सशस्त्र मतलब पूरे शस्त्र अस्त्र के साथ ये लड़ाई शुरू हुई, जो धीरे धीरे धू धू करके चल रहा था। तो समझिए एक तरह से अचानक अग्नि की जो ज्वाला है वो भभक पड़ी और यह युद्ध जोरों से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण क्या थे? अंग्रेजों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा, शासनों में परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। गांव की जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। इसके पहले जितने भी संघर्ष हुए अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी कोई न कोई वजह थी, लेकिन गांवों तक इस तरह की कोई बात नहीं आती थी। शासन किसी का भी हो, गांव के जो लोग थे गांव में ही अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। अनाज के द्वारा लेन देन होता था, पैसे का कोई रोल नहीं था, बहुत महत्व नहीं था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता के आने के बाद जो टैक्स का सिस्टम था, कल मैंने बताया था, जो लगान की जो पद्धति थी उसे बदल करके कैश में लेना स्टार्ट किया, पैसे के स्वरूप में लेना स्टार्ट किया और अपनी चीजें बेचने के लिए या जो कैश क्रॉप्स थे, नकद खेती, उस तरह नील की, चाय की, इस तरह से अलग अलग कपास की खेती, यह सब जबरदस्ती कराया जाने लगा, जिससे खाद्यान्नों की कमी होने लगी और किसानों का जीवन प्रभावित होने लगा। अब उस समय के आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक मीन्स पैसे से संबंधित। अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। जो टैक्स सिस्टम था, जैसा मैंने बताया कि इसको नए पद्धति से लेना शुरू किया। पहले कैसे अनाज ले लेते थे टैक्स के बदले, चलता था। अब किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। एक चित्र दिखाया है किस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जाता था। जो टैक्स नहीं देता था उसके घरों को नीलाम कर देते थे, उसके खेतों को नीलाम कर देते थे, जबरदस्ती लोगों की वस्तुओं को छीन लेते थे। इस तरह से जबरदस्ती वसूल करना, लगान वसूल करने का कार्य अंग्रेजों ने शुरू किया। कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए, बहुत सारे टैक्सेस लगाना स्टार्ट किया। भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पीट गया। अनगिनत भारतीय कारीगर, अंग्रेज श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन सब के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। इसका मतलब जो भारतीय कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। कल जैसा मैंने बताया था कि मशीनरी में जो भी चीजें हम बनाएंगे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी और ढेर सारा प्रोडक्शन एक साथ आता है। उत्पादन की जो क्षमता है मशीन की ज्यादा है, मनुष्य बल जो लगता है उसमें कम लगता है। और हम लोग जो हाथ से वस्तुएं बनाएंगे उसमें समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। इसके लिए जो भारतीय वस्तुएं थी वो ज्यादा महंगी हुआ करती थी और अंग्रेजी वस्तुएं जो अंग्रेजों के हाथ से आती थी वो सस्ते में मिलती थी। इस तरह से हमारे जो भारतीय कारीगर थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, वे बेरोजगार होने लगे। सामाजिक कारण क्या थे? भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसा कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से, एक कल के पाठ में भी आया था कि सती प्रथा क्या है, मैंने बताया था कि जैसे ही कोई सैनिक शहीद होता था या कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। सती प्रथा हुआ करती थी। इस तरह के जो अन्याय
पूर्वक या जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी बाल विवाह की या विधवा का पुनर्विवाह न हो सके, इस तरह की जो रूढ़ियां परंपराएं हमारे देश में जो अच्छी परंपराएं नहीं थी उसको बंद करने का काम अंग्रेजों ने किया, किंतु भारतीयों के मन में था कि हमारे धर्म में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसकी वजह से भी भारतीय असंतुष्ट हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और राजनीतिक कारण क्या थे? 1757 ईस्वी से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे। ऐसे ढेर सारे राज्य थे जिसको भारतीयों के राज्य अंग्रेजों ने जबरदस्ती हड़प लिए। कालांतर में डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी थे, उन अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया, तो सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी अधिकार अमान्य कर इन रियासतों का विलय कर दिया। इसका मतलब है जहाँ पे जो भी कमजोर होता था उसे हरा कर या डरा कर या बंदी बनाकर किसी भी तरह से उसका राज हड़प लेना अंग्रेजों का काम हो गया था। इसी तरह से अयोध्या के नवाब को भी गद्दी से हटा दिया गया। सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को अमान्य करार दिया गया। दत्तक जो प्रथा थी, दत्तक मतलब गोद लेना, झांसी की रानी ने बच्चे को गोद लिया था किंतु उसे भी मान्यता नहीं दी गई और उन रियासतों का विलय अपने राज्य में कर लिया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। अब इसके कारण जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी जो कुनीति थी, गलत नीतियां थी, इसकी वजह से भी भारतीय लोगों में अविश्वास आया, संशय आया कि ये लोग हमारा हित कभी नहीं कर सकते। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अब भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? भारतीय सैनिक है, अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते, अर्थात जो अंग्रेज सैनिक थे वे अपने आप को ज्यादा ऊपर मानते थे भारतीय सैनिकों की तुलना में, उनके साथ हीन व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे भारतीय सैनिकों के साथ। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था, अर्थात जो बड़े पोस्ट थे वो अंग्रेजों के पास होते थे, बड़े अफसर जो होते थे वो सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही होता था, और जो उनके अंडर में, उनके नीचे भारतीय सैनिकों को काम करना पड़ता था। वो चाहे कितना भी योग्य अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उसे प्रमोट नहीं करते थे, ऊपर का पद नहीं देते थे। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, वे भी धीरे धीरे कम किए गए। इसके ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। इसका मतलब जो भारतीय सैनिक थे उनको जो प्रतिदिन भत्ता मिलता था उसको भी कम कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेजी जो सैनिक थे अंग्रेजों के, उन्हें भत्ते और वेतन अधिक मिलता था, और फिर भारतीयों का भत्ता कम होने की वजह से और धीरे धीरे बंद कर देने की वजह से सैनिकों में असंतोष व्याप्त होता गया। अब तात्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी। एनफील्ड राइफल, उसका एक चित्र है यहाँ पर। एनफील्ड राइफल काफी दूर तक मार करने वाली बंदूक थी। उसका उपयोग सैनिकों पर प्रहार करने के लिए किया जाता था। अब इन कारतूस, जो यहाँ पर कारतूस दिया गया है, इसके अंदर जो गोली लगती थी, गोली को भरने के लिए ऊपर कवर लगाया जाता था। जो कवर था, गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। ये जो आवरण है, इसके अंदर गोली होती थी। इस पैक को खोलने के लिए दांत से खोलना पड़ता था, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। यह समाचार जब लोगों में फैला तो भारतीय जो सैनिक थे, या हिंदू थे या मुस्लिम थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई कि गाय की चर्बी लगी हुई कारतूस को खोलना, कवर को खोलना, या सुअर की चर्बी वाला कारतूस को खोलना उनके धर्म के विरुद्ध था। धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ। दावानल धधक उठा। तात्कालिक कारण यही थे कि इस कारतूस को खोलने के लिए मुंह से या दांत से निकालना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। अब उसके विरोध में भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ और वे विद्रोह पर उतर आए।
चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया, उन पर अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। अब इस कारतूसों का उपयोग करने के लिए जिस भी सैनिक ने विद्रोह किया, विरोध किया, नहीं हम इस कारतूस का उपयोग इसमें नहीं कर सकते, उसे कठोर से कठोर दंड देने का कार्य अंग्रेजों ने किया। अब बाराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति का विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। अब मंगल पांडे, इन पर एक फिल्म भी बनी है पूरी, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। अब वहां पर बाराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विरोध किया और विरोध स्वरूप क्रोध में आकर के गोली चला दी एक अंग्रेज अफसर पर। इसके बाद मंगल पांडे को बंदी बनाया गया और फांसी दी गई। यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। जैसे अलग अलग छावनियां होती है, वैसे बाराकपुर छावनी, मेरठ छावनी के लोगों ने भी विरोध किया। वहां के सैनिक भी विद्रोह पर उतर आए, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दी गई और गलत कार्य तो कर ही रहे थे। इस तरह की चर्बी लगी हुई कारतूस सैनिकों को देते थे अंग्रेज। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उत्स्फूर्तता के साथ उनसे जुड़ते चले गए। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया दिल्ली में। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर, इनको युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई कि आप भारत के सम्राट हो, आपके नेतृत्व में हम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। अब युद्ध की व्याप्ति, दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में फैल गई। तो सबसे पहले जो विद्रोह की आग फैली वह उत्तर भारत में फैली, क्योंकि लोगों में आत्मविश्वास आया कि दिल्ली पर अब हमारा नियंत्रण है। दिल्ली पर हमारा नियंत्रण होने के कारण सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा और ऐसे समय में सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। बाकी के सैनिक भी युद्ध करने के लिए सज्ज हुए और जो विद्रोह की आग थी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये सब उत्तर भारत के क्षेत्र हैं। वहां पर जो अंग्रेजों की छावनियां थी, भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना झंडा बुलंद किया और एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। कालांतर में यह आग दक्षिण भारत में भी फैली। वह आग धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ भी आई। युद्ध की नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुए। इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक आदि अग्रसर थे। ये सब महाराष्ट्र के सिपाही हैं। छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह, प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक, इन सब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया गया। नासिक जिले के पेट, सरगाना की महारानी जैसी महिलाएं भी इस युद्ध में शामिल हुई। 1857 ईस्वी में खानदेश में करजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया, तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खानदेश में भी विद्रोह हुआ। 400 भील महिलाएं उसमें सम्मिलित हुई। भील, पहले ही बताया मैं कि जो आदिवासी, जो जंगलों में रहने वाली प्रजाति है, वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए और उसमें लगभग 400 महिलाओं ने भी भाग लिया। अब युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल बनने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते, यह ध्यान में आने पर
मराठों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान में रहकर लड़ाई लड़े। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ है। यह देखकर नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब बाकी के जो लोग थे स्वतंत्रता युद्ध में, बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ थे। यह ध्यान में आने पर नाना साहब पेशवा थे, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे लोग थे। इन लोगों ने ओके 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता युद्ध था, इन लोगों ने अपने हाथ में नेतृत्व लिया। यहाँ पर चित्र दिया है, झांसी की रानी, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे। ठीक है। सबसे ठीक है, ओके। मेरा ही था। हाँ, स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मौलवी, मतलब हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़े। एक तरह से पराजय हुई, क्योंकि अंग्रेज फिर से हावी हो गए सत्ता में। उन्होंने जो नीतियां अपनाई, साम दाम दंड भेद नीति, इस तरह से इन नीतियों के आधार पर अगले 6 महीनों में ही अंग्रेजों ने अपनी सत्ता फिर से काबिज कर ली। ठीक है। इसके आगे का जो भाग है बच्चों,